ये संपत्ति विवाद का बात है जो कि आज मैं आप सभी से करूंगा। संपत्ति विवाद हर किसी के साथ होता ही रहता है, तो आप लोग कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिसे जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में दो या तीन भाई हैं, जिनमें से बड़ा भाई अपने छोटे भाई को परेशान करते करते कि ये प्रॉपर्टी मेरा है झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, जान से मारने की धमकी देता है, या छोटा भाई बड़ा भाई को जान से मारने की धमकी देता है, डराता है, धमकाता है, या कोई भी दोनों में से कोई भी अगर ऐसा करता है तो यह मामला पारिवारिक संपत्ति विवाद और आपराधिक कृत्य दोनों का मिला जुला रूप। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए विकल्प क्या क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं। सबसे पहला काम आपको करना है, थाने में लिखित शिकायत जरूर से जरूर देना है। इसमें क्या होगा, अगर आप एफआईआर देते हैं तो थाना के इंचार्ज रहेंगे, वो कुछ कुछ सेक्शन उसमें बीएनएस की तरफ से लगाएंगे जो एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे कि आपराधिक धमकी, अगर कोई आपको आपराधिक धमकी, जान से मारने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो उसके लिए धारा 351 लगता है, मतलब धारा 351 आपराधिक धमकी के लिए। दूसरा, किसी की संपत्ति को अगर कोई तोड़ रहा है, दीवार गिरा दे रहा है, पाइपलाइन तोड़ दे रहा है, छत तोड़ दे रहा है, इस तरह का अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसमें धारा 324 संपत्ति को नुकसान पहुंचाना लगेगा। तीसरा में क्या है, धारा 315। 315 में स्वेच्छा से चोट या मारपीट करना, यदि उन्होंने हाथापाई या मारपीट की है एक दूसरे से या दूसरा तीसरा से, जैसा भी है। अब मैं आपको अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में बताऊंगा, जिसमें धारा 109 और 117 लग सकता है। यदि कोई गंभीर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है आपके साथ तो उस पे धारा 109 117 लगेगा। इसके बाद पांचवा पॉइंट 354 या फिर 355, किसी महिला सदस्य के प्रति अभद्रता या बल प्रयोग करने पर 354 या 355 ये सेक्शन उसके ऊपर लगेगा। अब मैं आपको क्या प्रक्रिया करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि सबसे पहले शिकायत लिखकर स्थानीय थाना प्रभारी एसएचओ को दे। उनको देना सबसे ज्यादा जरूरी है, स्थानीय थाना आपका जो पड़ता है उसमें आपको देना। यदि थाना एफआईआर दर्ज नहीं करता, ऐसा हमेशा देखा गया है, बहुत सारे थाने वाले एफआईआर दर्ज जल्दी नहीं करते। यदि एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो बीएनएसएस की धारा 173 अंडर क्लॉज 3 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट जेएमएफसी के समक्ष अर्जी दायर करें, जिससे कोर्ट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने को आदेश करे। इसके थ्रू क्या होगा ना कि जिससे कोर्ट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। दूसरी बात, सिविल कोर्ट में दीवानी वाद करवाएं, जिसे हम इंग्लिश में सिविल सूट बोलते हैं। यदि संपत्ति परिवार की संयुक्त पैतृक संपत्ति है तो झगड़ा स्वामित्व या हिस्सेदारी को लेकर है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टाइटल सूट फॉर पार्टीशन इंजंक्शन दायर किया जा सकता है। इसमें कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी भाई संपत्ति में तोड़फोड़ ना करे, स्थिति यथावत बनी रहे और किसी भी प्रकार की जबरन कब्जा या हिंसा रोकी जा सके। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष सुरक्षा आवेदन आप दे सकते हैं। आप स्थानीय कार्यपालक दंडाधिकारी एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष बीएनएसएस की धारा 144 या 145 के तहत आवेदन कर सकते हैं। देखिए धारा 144 बीएनएस अब क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। शांति भंग रोकने हेतु निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार देता है। धारा 144 बीएनएसएस में शांति भंग रोकने हेतु निषेधाज्ञा प्रिवेंटिव ऑर्डर जारी करने का अधिकार देता। अब धारा 145 क्या है बीएनएसएस का, इसमें क्या है, संपत्ति पर झगड़ा होने की स्थिति में पोजीशन ऑर्डर देने की शक्ति देता है। इससे प्रशासन उन्हें नोटिस भेजकर चेतावनी दे सकता है और पुलिस गश्ती बढ़ाई जा सकती है। यदि इसमें किसी को भी जान का खतरा है तो सिक्योरिटी टू लाइफ आवेदन दे सकते। यदि किन्हीं को लगता है कि धमकी मिल रही है तो वो एसपी डीएसपी पुलिस सुपरिटेंडेंट को लिखित आवेदन दे कि जान को खतरा है और धारा 351 बीएनएस के तहत प्रोटेक्शन की मांग करे।
पांचवी बात मैं बता दूं, एविडेंस एकत्रित करें। एविडेंस एकत्रित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कोई नुकसान हुआ है, दीवारें टूटी हैं, छतें गिरी हैं, अगर वो ऐसा करता है तो उसका फुटेज निकाल के रखें। ये सब चीजें आपको बहुत मदद करेगी। ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस कंप्लेन या कोर्ट से स्टे ऑर्डर दोनों साथ में करना सबसे प्रभावी उपाय होता है। इससे एक तरफ आपराधिक कार्रवाई शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ सिविल आदेश से संपत्ति सुरक्षित रहती है।